जो प्रॉब्लम 100 साल से तो विजिबल है, ठीक है, और 500-600 साल से इनविजिबल है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो आप 5 साल में कैसे सुधार लोगे? तो एक लाइन मैं हमेशा बोलता था, काफी पॉपुलर हुई है, शांति है, शांत नहीं है। समय चलता रहता है, हालात, सिचुएशन, लाइन, बॉर्डर्स बदलते रहते हैं। कश्मीरियों का भी समय बदलेगा जब ये समझ जाएंगे कि पश्चिम की तरफ जितनी बार मुंह करोगे उतनी बार मुश्किलों का सामना करोगे। देखो, जो पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा ऊपर नहीं समझा, और अमेरिका ने और चाइना ने भी उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया। आप कैसे सोच सकते हो एक आइडियोलॉजिकल वायरस जो इतने सालों से 100 साल से चल रहा था, आप उसको 5 साल के अंदर खत्म कर दोगे? वो म्यूटेट होगा। पिछले 70 साल या 30 साल या 40 साल, फर्स्ट के लिए 1990 में आज़ादी की आवाज़ उठी, पाकिस्तान चलो आवाज़ उठी। उस टाइम पे जो लड़का 10 साल का था, बिल्कुल कन्विंस था, आज वो 40-45 साल का है, वो उसने वही जिंदगी सोच के जिया है। आज आप उसका दिमाग कैसे एकदम से चेंज कर दोगे कि अब तुम बिल्कुल कहते हैं भारत के साथ जुड़ गए? पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा नहीं, पाकिस्तान का एजेंडा पूरा भारत है। अमन की आशा वाले लोग कोई थोड़े से लोग हैं, बोलना चाहिए, उनका भी दिल करता है, अच्छा दिल है, ठंडा दिल होना चाहिए। बट अगर वो आर्मी यही कहेगी कि दुश्मन को छोड़ते जाओ, और पृथ्वीराज चौहान जी ने 7 बार छोड़ दिया और अगली बार मारे गए, तो ये तो यार हिस्ट्री रिपीट करती जाएगी। समवेयर वी हैव टू बी मैच्योर। द अटैकर्स ऑफ पहलगाम, वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। Where they are hiding? You have मतलब आप you know कश्मीर very well. आपको क्या लगता है where are they? पूरी अच्छी तरह समझता हूँ, ठीक है, और इसीलिए आपके माध्यम से ये भी समझाना चाहता हूँ, जो टेररिस्ट है वो एक आम आदमी से अलग तो नहीं लगता। जब वो दाढ़ी बढ़ा लेता है या दाढ़ी काट लेता है, बाल काट लेता है, बाल बढ़ा लेता है, कपड़े चेंज कर लेता है, तो एक आम आदमी हो जाता है। आपको पता चले तो आप बताइए कहाँ पर है, उसको ठिकाने लगा देंगे। द थिंग इज कि जो जमीनी हालत है जम्मू कश्मीर की, जंगल हैं, जब तक उसका इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा वो कहाँ पर है, तब तक आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। स्टोन पेल्टर टेररिस्ट नहीं बनेगा, और टेररिस्ट स्टोन पेल्टर ना हो, दोनों आर नॉट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। टेररिस्ट मारना आसान है, ठीक है, टेररिस्ट नहीं बनने देना बहुत मुश्किल है। कल को 6 दिन पहले कोई बच्चा भागा अपने घर से, उसके हाथ में हथियार है, कोई उसको लेके साथ में गया, वो एनकाउंटर में फंस गया, ठीक है, और वो बोलता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मार देंगे क्या उसको? नमस्कार, आज मेरे साथ एक ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर का चप्पा चप्पा जानते हैं और बच्चा बच्चा उनको जानता है। कश्मीर में लगता है मुझे कि सबसे ज़्यादा समय तक सर्व करने वाले आर्मी ऑफिसर हैं। 7 टर्म उन्होंने दिया है, तकरीबन 1990 से लेकर 2020 तक की सेवाएं उन्होंने अपनी कश्मीर में दी है। हाल ही में उनके ऊपर एक पुस्तक भी आई है जिसका नाम है सोल्जरिंग विद पैशन, और इसको लिखा है कर्नल अजय कुमार रैना जी ने। इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में जो हमारे साथ गेस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, उनके बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है, और अगर आपको उनके बारे में जानना है तो उनके बारे में आप जितना सुनते हैं, उनको जितना पढ़ते हैं, और इस पुस्तक में आप उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। फॉर्मर जीओसी रहे हैं वो श्रीनगर बेस्ड 15 कॉर्प्स के बारे में हम सभी जानते हैं। उसको चिनार कॉर्प्स के भी नाम से जाना जाता है, और मेनली अगर मैं बताऊं, चिनार कॉर्प्स का जो मेन जो टेररिस्ट डीलिंग होती है वो पीओजेके में हो या कश्मीर वैली में है, वो ये जीओसी कॉर्प्स करती है। सर, वेलकम टू ऑर्गेनाइजर। थैंक यू। सो मैं थोड़े से करेक्शंस कर देता हूँ। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद करेक्शंस। सबसे पहली बात है, मैं जमीन का चप्पा चप्पा जरूर जानता हूँ, ठीक है, बच्चे मुझे सारे जानते हैं, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो जाएगा। नहीं सर, यू हैव सर्व्ड एंड वी हैव, मतलब आई हैव आल्सो कवर्ड कश्मीर फॉर आई थिंक 7-8 years, तो आई नो कि लोग पीपल नो यू देयर। द सेकंड पार्ट इज, पीपल में नो, आई में नो पीपल, मगर एक बड़ी लोग कहते हैं ना कि आप समझते हो लोगों को, कहीं भी किसी भी देश के अंदर, प्रांत के अंदर लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। सो यू कैन नो द टेरेन, आप जमीन समझ सकते हो,
मगर लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कभी भी, लोग कहते हैं सर आप कश्मीर पूरा समझते हो, मैं हमेशा बताता भाई मैं नहीं समझ सकता कश्मीर, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पीपल, नॉट कश्मीरीज, कहीं का भी। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स ओनली अ पॉलिटिशियन हु कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज पहले तो वहाँ का है रहने वाला, उसको समझ में आता है कि कैसे माइंड को मैनिपुलेट किया जाए। हम लोग फौजी आदमी हैं, बिल्कुल दो टूक बात करनी। दूसरा, तीसरी जो बात है वो ये है कि 15 कोर जो है वो CICT ऑपरेशन, टेररिस्ट को हैंडल करना, वो उसका काम नहीं है, राइट। ये एक बहुत ये कई बार मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ, सिविल में ही नहीं, मैं फौज में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो जिम्मेदारी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, ठीक है, उसको मैनेज करना। क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं कि 15 कोर की जिम्मेदारी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की है, तो ऐसा लगता है कि पूरी फौज वहां पे डिप्लॉयड है, मगर वो विजिबल आपको नजर आता है। जो नहीं विजिबल है वो ये है कि हमारी पूरी फौज बॉर्डर के ऊपर है। दूसरी एक सेगमेंट है जो बॉर्डर की फोर्स को मेंटेन करने के लिए लगती है, उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, रोड रास्ते उसमें कुछ गलत ना हो जाए। हेडक्वार्टर्स हैं, उनका प्राइमरी काम है कि 1 इंच जमीन हमारी लूज नहीं होनी चाहिए, राइट। एक छोटा सा फोर्स जिसका नाम है किलो फोर्स, जो नॉर्थ कश्मीर देखती है, एक विक्टर फोर्स है, वो एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन 15 कोर का, वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन देखती है, राइट। वो भी इसलिए देखती है, अगर ये इमेजिन यही चीज उठ करके LWE के इलाके में हो जाता तो आर्मी नहीं होती। आर्मी का, हाँ, आर्मी का जो रिक्वायरमेंट इसलिए हो जाता है कि हमारी LC सिक्योर रहे, इसलिए फौज को वहां पे आना पड़ता है, वरना इसकी हैंडलिंग मुझे यकीनन जैसे आज CRPF और बाकी फौजें वहां कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, वैसे ही कश्मीर के अंदर होता। तो ये रिक्वायरमेंट 15 कोर की एडिशनल हो जाती है, राइट। 1990 से पहले थी नहीं, और एक समय आएगा जब ये रिक्वायरमेंट दोबारा नहीं होगी, जब बिल्कुल ये काम अमन चैन कश्मीर में कायम हो जाएगा। सो यू बिलीव दैट कश्मीर में परमानेंटली पीस आएगा एक समय पे? यस, देखिए ऐसा है कि मैं तो एक बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, रियलिस्ट भी हूँ, ऑप्टिमिस्ट भी हूँ, ठीक है। समय चलता रहता है, हालात, सिचुएशन, लाइन, बॉर्डर्स बदलते रहते हैं, ठीक है। ये सीमाएं आपने 47 में नहीं सोची थी, ये जो सीमाएं जम्मू कश्मीर की ही नहीं और भारतवर्ष की हैं, वो आपने 200 साल पहले नहीं सोची थी। और यही हमारे भारतवर्ष की क्यों बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सीमाएं बदलती हैं, समय बदलता है, कश्मीरियों का भी समय बदलेगा जब ये समझ जाएंगे कि पश्चिम की तरफ जितनी बार मुंह करोगे उतनी बार मुश्किलों का सामना करोगे। 500-600 साल की हिस्ट्री तो आपको पता ही है। जब आप की जो आपकी मूरिंग्स हैं, ठीक है, एक्चुअली कश्मीर की मूरिंग भारत में नहीं है, भारत की मूरिंग्स कश्मीर में है, ठीक है। हम लोग कई बार गलत समझ जाते हैं। कश्मीर के अंदर ही हमारा आइडियोलॉजिकल स्पिरिचुअल बेस रहा है। और जब लोग कहते थे ना काशी की तरफ चलो, एक्चुअली इट वाज ऑलवेज कश्मीर की तरफ, क्योंकि आप जब भी कोई चीज पढ़ लेते थे तो हमेशा बोलते थे कि 7 कदम कश्मीर की तरफ लेके चलो, भगवान करे हमारी जो कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, इंटेलेक्चुअल और जो भी कला है हमारी, वो उतनी अच्छी हो सके जो एक समय में हम वहाँ पे होती थी, कश्मीर में होती थी। सर, द पर्पस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या कभी कश्मीर में पीस होगा, व्हेन 370 वाज एब्रोगेटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट, वी सॉ नॉर्मलसी वहाँ पे पीस देखा हमने फॉर 2-3-4 years, बट सडनली in the last 1 year we have seen multiple attack, not only in the region of Kashmir, in the region of Jammu also, and now this Pahalgam. Much has been talked about this operation Sindoor and Pahalgam. Still I want your opinion about this whole. देखिए, एक हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम सब देखते हैं वन डे क्रिकेट मैच की तरह जिंदगी को देखते हैं। रन रेट तेज होना चाहिए, विकेटें जल्दी गिरना जाती है, आज रिजल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, और फिर चले जाओ, सो जाओ और उसके ऊपर एनालिसिस कर लो। पॉलिटिक्स, स्टेट क्राफ्ट,
देशों के साथ में वार्तालाप और जो एंगेजमेंट एक पॉपुलेशन के साथ होता है वो 1 महीने, साल, 2 साल का नहीं होता है। जो प्रॉब्लम 100 साल से तो विजिबल है, ठीक है, और 500-600 साल से इनविजिबल है, वो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है, वो आप 5 साल में कैसे सुधार लोगे? तो एक लाइन मैं हमेशा बोलता था, काफी पॉपुलर हुई है, शांति है, शांत नहीं है, ठीक है। सो शांति के क्या विजिबल पैरामीटर्स होते हैं? टूरिज्म चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, ऑफिस चल रहे हैं, सब राजी खुशी खुशहाल है। शांत क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक नेटवर्क है जो इतने सालों से वहां पनपा है, आपके दिमाग का जो वायरस है जो किसी गलत दिशा में चला गया था, कोरोना को चलते हुए 5 साल हो गए, अभी हर नए फॉर्म में आ रहा है। आप कैसे सोच सकते हो एक आइडियोलॉजिकल वायरस जो इतने सालों से 100 साल से चल रहा था, आप उसको 5 साल के अंदर खत्म कर दोगे? वो म्यूटेट होगा। तो जो ग्राउंड अंडरलाइंग कंडीशन जम्मू कश्मीर की है, एक दिमाग के अंदर, सभी के अंदर नहीं है, बहुतों में, कईयों में है, वो चेंज तो हुआ नहीं, वो तो रहेगा। वो 5 साल में कैसे चेंज कर दोगे आप? जो बुजुर्ग पिछले 70 साल या 30 साल या 40 साल, फर्ज करिए 1990 में आजादी की आवाज उठी, पाकिस्तान चलो आवाज उठी, उस टाइम पे जो लड़का 10 साल का था, बिल्कुल कन्विंस था, आज वो 40-45 साल का है, वो उसने वही जिंदगी सोच के जिया है। आज आप उसका दिमाग कैसे एकदम से चेंज कर दोगे कि अब तुम बिल्कुल क्या कहते हैं, भारत के साथ जुड़ गए? कर ही सकते, ठीक है। सो पहली बात है, एक इंटरनल अंडरलाइंग कंडीशन है जहां पे एजुकेशन, सोच के ऊपर एक काफी कलरिंग हुआ है, रंग दिया गया है। दूसरा, बॉर्डर के पार एक आपका दुश्मन है या आपका एक कॉम्पिटिटर है, वो अपने आप को कॉम्पिटिटर समझता है, बट है एक्चुअली में कहीं भी नहीं। उसने ये कसम खाई है कि 1000 कट्स, मतलब वो अपने आप को 1000 कट कर मरना चाहता है, राइट, और 1000 ईयर्स लड़ना चाहता है। उसको जब तक उसकी चाल चेंज नहीं होगी, तब तक ये चीज कश्मीर के अंदर ही नहीं, हमारे देश में चलेगी। मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा पूरा भारत है, ठीक है, बिकॉज वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर उसका इशू है। सेकंड इशू ये है कि भाई किस हिसाब से उसका पड़ोसी देश पर, आप ये समझते हैं या कश्मीरी समझते हैं कि कई इनके पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं बात करो सब ठीक ठाक हो जाएगा, हम पूरा कहें भाई जम्मू कश्मीर को उनको दे दो, आप समझते हैं वो चैन से हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ शांति हो जाएगी यहाँ पर? नहीं, वो तो आगे चलेगा, वो ऑलरेडी कर रहा है। हमारे देश के कई भागों के अंदर उसकी जड़ें चल रही हैं, राइट। वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि देयर इज एन आइडियोलॉजिकल चैलेंज, प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है। जब तक उसकी सोच चेंज नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम चलेगी। और अगर आप ये सोचते हैं वो सोच चेंज होगी, बहुत लोग सोचते हैं कि चेंज जाएगी, मुझे नहीं लगता कभी चेंज होगी, आज नहीं, कल नहीं, 100 साल में नहीं, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल देश है। उसको अपने एक देश को काबू कर रखने के लिए सिंधु देश, बलूचिस्तान, ट्राइबल एरियाज, इनके काम करने का तरीका, ये तो धर्म मानते नहीं है ना। जो बलोच हैं वो अपने आप को उस तरह का इस्लाम मानते ही नहीं है जैसा कि पाकिस्तान फॉलो करता है। पाकिस्तान चाहता, पाकिस्तान में नहीं चाहता। पाकिस्तान के लोग कौन सा वो जाते नहीं है, जियारतों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो बिल्कुल धर्म के खिलाफ है, ठीक है, हराम है, हराम है। तो वहां पे ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो हाउ इट इज एन आर्टिफिशियल कंट्री जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी ये सोचती है कि मैं इस कंट्री को कैसे काबू करके रखूं, तो धर्म के नाम पे होता है, राइट। सो वो चेंज नहीं होगा, जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक आपके यहाँ प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये कभी भी आप मान के मत समझिए कि एक परमानेंट पीस हमेशा के लिए चलेगी। जब तक आपका एजुकेशन रिफॉर्म होगा, 1-2 जनरेशन की सोच ठीक हो जाएगी। भाई आपकी ज्योति मल्होत्रा, वो तो हिंदू थी, जब उसका माइंड करप्ट हो गया तो जो ऑलरेडी जिसके दिमाग में कीड़ा, उसको तो करप्ट करने की जरूरत ही नहीं है।
अब तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वहां पे तो आपको फिजिकल मिलने की जरूरत ही नहीं है, पिक्चर डालते रहो, वीडियो बना के डालते रहो, और आदमी का दिमाग करप्ट होता है. सो इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव अ 100% पीस एंड स्टेबिलिटी. द स्केल्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं उतना ही काम करना पड़ेगा. सर, यू टॉक अबाउट सम पॉलिटिशियंस कि वो बिलीव करते हैं कि कश्मीर अगर हमें उन्हें दे दे, मतलब नॉट ओनली पॉलिटिशियन, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया आल्सो बिलीव दैट कि हम कश्मीर दे दे तो वो जो भी झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा. अभी पोस्ट ऑपरेशन मतलब पहलगाम, जब गवर्नमेंट ने IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रेगुलेट किया और इस तरह की जो मेजर्स लिए, तो हमारे यहाँ ही जो एक तबका है वो उसके खिलाफ बोलने लग गया कि वहाँ भी लोग रहते हैं, उनको क्यों उस तरीके से पानी से महरूम रखना, काइंड ऑफ. हमने बंगाल में देखा कि लेफ्टिस्ट पूरे सड़क पे आ गए और दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि आप पाकिस्तान को पानी क्यों नहीं दे रहे हैं. हाउ डू यू सी दीज थिंग्स कि मतलब सरकार एक तरफ जो है इस तरीके की इनिशिएटिव्स ले रही है, दूसरे अपने ही लोग जो हैं दुश्मन के फेवर करने के लिए खड़े हैं. देखिए, क्या कहते हैं, मैं उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहूँगा. ठीक है, एक हर जगह पे एक तबके के लिए वॉइस होना चाहिए. हम डेमोक्रेसी में हैं. मैं तो फौजी हूँ. ठीक है, हम तो फौज के अंदर हमारी डेमोक्रेसी चलती है एक तरीके से. ठीक है, कई चीजें हम डिस्कस करते हैं, कई चीजें हुक्म के ऊपर होती हैं. ये जो वॉइसेस है वो हमेशा रहनी चाहिए. ठीक है, दबी रहेंगी तो बड़ी तरीके से फूट के आती है. और ये भी वॉइसेस एक तरीके से दिखाता है कि देयर इज अ डिफंक्शनिंग डेमोक्रेसी आल्सो देयर, राइट. वरना क्या हो जाएगा कि अगर कोई वॉइस ही नहीं उठेगी और सब एक लाइन पे चलेंगे तो आपके और चाइना के बीच में फर्क नहीं रह जाएगा. तो लोगों को बोलना चाहिए. क्रिटिसिज्म होता है, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मगर आप देखिए सोशल मीडिया के दौर पे एक बड़ी खूबसूरत चीज हो गई है. एक बड़ी फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं जम्मू कश्मीर से, उन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी IWT के लिए अपना डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए होना चाहिए, तो गलत बात है. ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स पे जो चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट करा कि यार 4 साल पहले तो आप कुछ और बोल रहे थे. सो देखिए, ये तो राजनीति है. आप आज जो बोलेंगे उसको पलट करके 4 साल के बाद में कुछ और बोलेंगे. वो एक मूड के ऊपर होता है. तो ये पॉलिटिक्स चलती रहनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ज्यादा इस चीज के बारे में मेरे ख्याल से ना, ये वाले गवर्नमेंट तो खैर चिंता करती ही नहीं है. किसी भी गवर्नमेंट को ज्यादा इस चीज के ऊपर सोचना नहीं चाहिए. कोई ऐसी बड़ी आवाज तो नहीं उठी. अमन की आशा वाले लोग एक थोड़े से लोग हैं, बोलना चाहिए. उनका भी दिल करता है, अच्छा दिल है, ठंडा दिल होना चाहिए. बट अगर वो आर्मी यही कहेगी कि दुश्मन को छोड़ते जाओ, और पृथ्वीराज चौहान जी ने 7 बार छोड़ दिया और अगली बार मारे गए, तो ये तो यार हिस्ट्री रिपीट करती जाएगी. समवेयर वी हैव टू बी मैच्योर, अलाउ डिसोनेंस, अलाउ डिसेंट, बट वी शुड नॉट गेट टू वरीड अबाउट. सर, एक ना कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आप जब लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक कॉमन जो सवाल है वो ये है कि इट्स बीन मोर देन अ मंथ, और क्या है, वी हैव न्यूट्रलाइज्ड मेनी टेररिस्ट इन दिस स्पेयर ऑफ टाइम पोस्ट पहलगाम, बट द अटैकर्स ऑफ पहलगाम वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं. वेयर दे आर हाइडिंग? यू हैव मतलब आप यू नो कश्मीर वेरी वेल, आपको क्या लगता है वेयर आर दे? पूरी अच्छी तरह समझता हूँ. ठीक है, और इसीलिए आपके माध्यम से ये भी समझाना चाहता हूँ, जो टेररिस्ट है वो एक आम आदमी से अलग तो नहीं लगता. जब वो दाढ़ी बढ़ा लेता है या दाढ़ी काट लेता है, बाल काट लेता है, बाल बढ़ा लेता है, कपड़े चेंज कर लेता है, तो एक आम आदमी हो जाता है. ठीक है, चप्पे चप्पे पे एक बड़ा वीडियो मेरा वायरल हुआ है कि चप्पे चप्पे पे तो फौज है नहीं. आपको पता चले तो आप बताइए कहाँ पर है, उसको ठिकाना लगा देंगे. द थिंग इज कि जो जमीनी हालत है जम्मू कश्मीर की, जंगल हैं, जब तक उसका इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा वो कहाँ पर है, तब तक आप ऑपरेशन नहीं कर सकते. आप जंगल में खाक मारते रहिए, राइट. और इतनी फौज भी नहीं है जैसे लोग क्लेम करते हैं कि चप्पे चप्पे पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है. जो जिसने ऑपरेट किया है जम्मू कश्मीर के इलाके में, खास तौर से जम्मू के इलाके में, कश्मीर का इलाका तो मुश्किल है ही है. जम्मू इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, इज वेरी डिफरेंट. वहां पे केव्स हैं, आपको उसने जिंदगी बचानी है और हमने मारना है, तो हमेशा आगे कौन रहेगा?
ठीक है, वो भूखा रह सकता है 10 दिन, बट कहीं किसी केव के अंदर, कहीं कोठरी के अंदर पड़ा रह सकता है। ठीक है, और फिर मैं वापस उस बात पे आता हूँ, शांति है मगर शांत नहीं है। वो जो शांत नहीं के कुछ लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। किसी एक ही आदमी ने उनको 10 दिन का राशन डाल करके फिर 10 दिन का दोबारा से, और 10 दिन का राशन क्या होता है, एक पिट्ठू में आता है। वो बाहर नहीं निकलेगा तो नजर नहीं आएगा, और बाहर निकलेगा क्लीन शेवन होकर के, आज अभी दिल्ली में पटपड़गंज में बैठा हो तो आप कहाँ से पकड़ लेंगे उसको? वहां वो वेट थोड़ी कर रहा है आपके कि आप आइए हमको मारने के लिए। सो दीज आर चैलेंजेस। उसामा बिन लादेन पब्लिक फिगर था, 10 साल लगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, 10 साल से कुछ दिन कम के अंदर न्यूट्रलाइज करने में, जो पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे अमीर देश था। और उसामा बिन लादेन वो नहीं था जो छुप रहा था, बिल्कुल, ठीक है, वो उसके बारे में जानने वाले पता नहीं कितने लोग थे। ये तो 4 टेररिस्ट है। अच्छा, दूसरा, हम इनके पीछे क्यों पड़े हैं? आपने जो हेडक्वार्टर्स को मारा, जो टॉप लीडरशिप को मारा, वो जरूरी है कि इनको मारना बहुत जरूरी है? सो लुक एट स्ट्रेटेजिक। ठीक है, आप तो एक टैक्टिकल, आप एक सिपाही को मारने की बात कर रहे हैं। इन 2 पोस्टों के बीच में लड़ाई हो रही थी, उस सिपाही ने गोली मारा, मुझको वही सिपाही चाहिए, मैं उसके कमांडर को मार दिया, कमांडर के कमांडर को मार दिया। आप वो नहीं देख रहे, मगर आप उस सिपाही के पीछे पड़े हुए, सिपाही चला गया अपनी छुट्टी। तो थोड़ा सा मुझे एक लगता है एक नजरिया बदलना पड़ेगा। एक तो टेरेन के बारे में आप चैलेंज समझिए, और दूसरा ऑलरेडी अचीव कर दिया है ओवर एंड अबव। ठीक है, आपने जमातुल दावा, जैश मोहम्मद एंड मुरीदकी के अंदर जो हिट करे हैं, 140 के आसपास मेरे ख्याल से टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है। और जो बाकी टॉप लीडरशिप है वो किस खाई में घुस करके छुप के बैठी है, डर के कांप रही है, वो अलग सोचिए। So you believe that they are still hiding in the J&K region? They have not crossed the border. Look, I am not, मैं तो वहां पे हूँ नहीं, मतलब मैं कैसे बता दूं कि वो यहीं पर है, चला गया है, मैं गलत बताऊंगा। प्लस जो आई एम श्योर जो आर्मी की जो आईबी और रॉ की इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है उसके ऊपर। और देखो 2019 में हुआ था ना पुलवामा, राइट? जो पुलवामा के मास्टरमाइंड था, नंबर 2 मास्टरमाइंड, ठीक है, जब मैं कोर कमांडर था 2022 में, तब मारा गया था। 3 साल लगा था, ठीक है। वो मारा जाएगा, जो भी है, समय लगेगा। इट टुक 3 years। मैं कोर कमांडर था, और एक बिल्कुल जंगल के अंदर, साउथ कश्मीर तराल के पीछे जाकर के एक पहाड़ी के था जंगल, उसके अंदर जो नंबर 1 लंबू लंबू नाम था उसका, और एक और था, 2 बंदे थे, 2 जो चीफ फाइनेंशियर था और जो चीफ जिसने एग्जीक्यूट किया करवाया था, वो दोनों के दोनों उस एक ऑपरेशन में मारे गए थे। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, जंगलों के अंदर जाकर 3-4 दिन लगा हमको उस जगह पे पहुंचे। 100 बार वो ऑपरेशन करा हमने, तब जाकर के वो हमको मिला। ठीक है, सो इट इज नॉट इजी। माउंटेन्स में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है। ठीक है सर, हर एक जो आर्मी ऑफिसर है या कह सकते हैं जो टॉप ऑफिसर्स हैं, उनके लाइफ का जो एक टर्म होता है, उसमें उस एक मेन कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो उनको बहुत याद रहता है और उनको लगता है कि ये स्पेशल था। कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हो? कैन यू शेयर दिस विद अस? नहीं, देखिए ऐसा है कि 1 to 1 कहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि आपने एक टेररिस्ट को मारा, ठीक है। जो लीडरशिप होता है ना, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं होता है, उसका काम दिमाग का होता है। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था वो एक टेररिस्ट, उसका नाम है कारी यासिर था। मैं ब्रिगेड कमांडर, एक नॉर्थ कश्मीर जगह है लोलाब करके, उसको लैंड ऑफ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड जो बहुत खूबसूरत जगह होती हैं वो बहुत कातिलाना भी होती हैं। वो सिर्फ जो अभी आपको मैंने टेरेन के बारे में बताया जम्मू रीजन का, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक टेरेन है। वहाँ का जंगल है, और ऐसे आप हाथ को अपना आगे हाथ दिखाओ तो हाथ नजर नहीं आता है, थोड़े से ही गांव हैं। और वो एक जगह है जहाँ के बारे में लोग कहते हैं जब वो लास्ट
टेररिस्ट वहाँ से ख़त्म होगा तो जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर का ख़त्म होने लगेगा। तो कारी यासिर 10 साल से कश्मीर में था उस इलाके के अंदर, और उसका काम ये था सिर्फ, पहले वो लॉन्च कमांडर था पार, और अब वो यहाँ पे आके रिसेप्शन कमांडर था, मतलब लोगों को आर पार कराना। और वो जैश का था, वो जैश, लश्कर, एचएम, जो भी जैश वालों को पैसा देते थे उनका काम वो पार कराने का था। उसके पास भी 7-8 वेरी हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था। वो गांव में कभी नहीं आता था, हमेशा जंगलों में रहना। अच्छा। और उसने एक अपने बारे में एक वो मिथ बोलते हैं ना, एक अपना फैला रखा था कि बहुत ही रिलीजियस माइंडेड है और बहुत ही अच्छा इंसान है और लोगों का भला करने वाला। कहानी फैला रखी थी उसने। हाँ, कहानी थी, वो बिलीव था वहाँ पे। तो उसकी एक फोटोग्राफ भी नहीं थी। अच्छा। ठीक है, जब मेरी पोस्टिंग आई तो जो उस जगह के नंबर 1 मेरे सीनियर ऑफिसर, तो उन्होंने बस इतना ही टास्क दिया था कि भाई ये काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है और काफ़ी हरकत जो है हम रोक नहीं पाते, बिकॉज वो इतनी समय था, उसको गैप पता था, टेरेन कैसे निकालना है, रेडियो के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, बहुत ही शातिर था वो। अच्छा। और उसको आप ये चेक करिए कि वो एक्चुअली में है कि सिर्फ एक स्टोरी है। ये बात मुझे कही थी उन्होंने। इवेंचुअली उसकी पूरी जो ग्रुप था वो न्यूट्रलाइज हुआ 6 महीने के अंदर। इट इज़ वेरी हार्ड वर्क ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, और कई लोगों ने साथ दिया, कश्मीर के लोगों ने, जो उस चीज़ को समझ गए कि उसके रहने से जितने टेररिस्ट आते हैं, हर फॉरेन टेररिस्ट आकर के 4 लोकल बच्चों को टेररिस्ट बनाता है। ठीक है, और मौत उस लोकल टेररिस्ट की होती है, ये फॉरेन टेररिस्ट तो पाकिस्तानी जो है वापस चला जाता है अपना, और 4 लोकल बंदे मर जाते हैं। तो एक बार जब वो समझ गया, ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई, तो धीरे धीरे खबर आने लगी, और 4 या 5 कॉन्टैक्ट हमारे जंगल के अंदर ऐसे हुए कि वो हमारे हाथ से आकर के निकल गया। ठीक है, फिर एक कॉन्टैक्ट के अंदर हमने एक अपना जवान खो दिया। वो मुझे बहुत ही पेनफुल था वो उस दिन। और उसके बाद में जो ऑपरेशन हुआ तो उसको एक इंजरी हुई, गोली लगी, और फिर धीरे धीरे जहाँ पे वो ट्रीटमेंट पा रहा था वहाँ से होते हुए जिस घर में वो रह रहा था, अब मैं सूत्र नहीं बताऊंगा कैसे वहाँ चला, बट हमको फिर वो आ गया, पिक्चर फोटोग्राफ मिल गई। धीरे धीरे इट टुक लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट टू वो, दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग कि इवेंचुअली वो मारा गया एक दिन। एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था, एक यूनिट है 18RR, बहुत ही खूबसूरत ऑपरेशन करा उन्होंने, और विद इन मिनट्स वो उसको, जो घर वाले थे उन्होंने लकड़ी के बंडल में एक कमरे के अंदर छोटा सा तहखाना था, उसके नीचे छुपा दिया। और वो सर्च, हमें पूरी खबर थी कि वहीं पर है, और पार्टी जाने लगी, बट जो हमारा सोर्स था वो बताता रहा कि सर उसी घर में है, थोड़ा सा छोड़ना मत। तो लगे रहे ढूंढने के लिए। फिर जब लकड़ी निकाली तो उसने फायर किया, बट इवेंचुअली वाज न्यूट्रलाइज्ड। सो दैट वाज उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि रोज़े चल रहे थे और मैं इफ्तार में जाता था, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रोल्ड मी कि आप हिंदू हो और कहते हैं आप ऐसे जाते हो, बट आप को ये भी सोचना चाहिए कि एज अ जिस एनवायरनमेंट में आप जिनके साथ रहते हो उनके साथ उनके दुख सुख के अंदर शामिल होना। एंड आई थिंक दिस इज द ट्रेडिशन आई थिंक आर्मी फॉलोज देयर। देखिए, आर्मी का ट्रेडिशन तो वो है कि आपका जो जवान है आपको उसके धर्म के साथ चलना है, बिल्कुल राइट। मगर सिविल में भी अगर आप रह रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी है वही हमारी सिखलाई है। हमारे धर्म की तो खूबसूरती यही है कि हम सबके साथ शरीक होते हैं। हमारा धर्म हमारा है, उसके साथ में कोई टच नहीं कर सकता। अब गए थे उनके पास में और वहाँ पर गए और कई 100 लोग थे, उसमें से ये भी श्रीमान आए थे। तब हमारे पास फोटोग्राफ नहीं थी इनकी, और रही भी होगी। आए, हाथ हाथ मिलाया, उसने चले गया। अच्छा, अगले रोज उसने मैसेज भी भेजा कि आपसे मिले, आपके बारे काफी में फिल्मी था, आपके बारे में बहुत सुना था। हाँ। और अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मेरा तो स्टाफ बहुत नाराज कि आप ऐसे जाते रहते हो, कुछ हो जाता। बट देखिए, किस्मत है, भगवान जिसके साथ होता है आपका। मैं एक डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ
आपका दिन लिखा हुआ है, इस दिन क्या होगा, किस दिन क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा भय कम लगता है। तो ठीक है, हो गया, मेरे को गुस्सा भी नहीं आया। हाँ, वो मतलब ये भी नहीं आया कि वो मेरे सामने था और नहीं, बट देखो क्या है निशांत, मैं तो आपको पहली बार मिला हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप कौन हो क्या हो मुझे क्या पता है। और जब वो 200-300 लोग आप और मैं सबसे हाथ मिला तो मेरा शौक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि नीच है, ऊपर है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, अमीर है, सबसे हाथ मिलाता हूँ, सबसे गले मिलता हूँ, ठीक है। आप बहुत बड़े हो गए, अपने आप को पाटे खा सोचते हो, मत मिलो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप एक्टर हो गए या बड़े पॉलिटिशियन हो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई लव टू मीट पीपल, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई पॉसिबली आई वन सक्सीडेड अ लॉट इन कश्मीर। सर, आई वाज रीडिंग अबाउट यू और इनिशियली आई कम टू नो कि इनिशियली जो ऑपरेशन सद्भावना है वो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा J&K में यूथ को रीच आउट करने में। तो इनिशियली आप बहुत ज़्यादा उसके फेवर में नहीं थे, बाद में आप उसको मानते हैं और बाद में फिर आप एक ऑपरेशन सही रास्ता भी चलाते हैं जिसमें भी जो यूथ को रीच आउट करते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो हम लोग कहते हैं हृदय परिवर्तन होना, ये कैसे? नहीं देखिए, आदमी अगर मैं जो एज ए लेफ्टिनेंट या कैप्टन सोचता था जब मेरी उम्र 25-30 साल की थी, वही सोच मैं अगर आज भी रखूं तो फिर ग्रोथ क्या हुई, एक्सपीरियंस क्या हुआ, मैच्योरिटी क्या हुई, राइट। सो हर समय का, हर जवानी का खुमार कुछ और होता है, जब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसकी सोच अलग होती है, वो सोच बदलनी चाहिए एक्सपीरियंस के साथ में, एक वर्ल्ड व्यू चेंज होना चाहिए। मैं कर्नल था, मेरा बॉस कोर कमांडर जनरल अता हसनैन थे, वो सद्भावना के, एक्चुअली सद्भावना जो है एक जनरल निर्भय शर्मा है, हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल्स के बारे में, और हम लोग यंगस्टर से एज अ यंग मेजर आपको लगता है कि यार ये सब मेरा काम नहीं है, गोली चलाना है, दुश्मन, पहली बात है आपको CICT नहीं करना चाहते आप चाहते हो कि सर मैं पाकिस्तानी या चाइना या जो भी हमारा देश का दुश्मन बॉर्डर पे है, डायरेक्ट ऑपरेशन रहो। मैं लोगों के बीच में, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको वो निकल के आना है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये भी एक मसला है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो माइंड शिफ्ट करना बड़ा जरूरी होता है, राइट। आप नहीं सोचते इस चीज के बारे में। अब उसमें आपको लगता है कि मैं एक फिजिकल ऑपरेशन करूं जिसमें मुझे टेररिस्ट ही मारना है, मैं लोगों से क्यों मिलूं, मेरा वो मतलब ही नहीं बनता है। तो आप देखोगे एक फौजी ऑफिसर या जवान वो इतना अपने में रहता है कि जब मैं, जैसे मैं घर भी जाता था, मैं अपने गांव, अपने शहर में वापस जाता, मेरे दोस्तों का सर्कल बहुत ही छोटा होता चला जाता है, बिकॉज आप हमेशा फौज की किताबें पढ़ रहे हो, फौज के बारे में सोच रहे हो, आप अपने भाइयों से भी बात कर रहे हो, आप फौज के बारे में बता नहीं सकते, अपनी बहन को आप अपनी मुश्किलों के बारे में बता नहीं सकते, अपने पेरेंट्स के साथ में आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपकी जो सर्कल है वो सिर्फ फौजी टू फौजी सर्कल होता है, सिविलियन सर्कल होता नहीं है। तो अब आपको बोल दिया जाए कि आप CICT ऑपरेशन में एक सिविलियन से मिलो, तो कैसे मिलेगा? तो एक वो सोच धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, चेंज होती है। और मैं तो बिल्कुल खिलाफ था इसके। और मुझे याद है एक सेमिनार चल रहा था जिसमें मेरे कमांडर साहब छुट्टी गए थे, मैं डिप्टी कमांडर था साउथ कश्मीर में, और मैं ऑफिशिएट कर रहा था। मैंने वो सेमिनार के स्टार्ट ही करा, मेरा बॉस जो मेरी रिपोर्ट लिखेगा वो सामने बैठा हुआ है जनरल अता हसनैन वाज अ कोर कमांडर। उनकी मैं चोटी देखिए कि उन्होंने मुझसे कुछ उसका, ही कुड हैव स्पॉइल्ड माय रिपोर्ट, बट ही टुक इट वेरी, यही मैच्योरिटी है। और मैंने बोला कि मैं इन सब चीज़ों से विश्वास नहीं करता, ये तो बहुत, ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। बट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसमें राष्ट्र अंग है, मिलिट्री भी एक राष्ट्र अंग है, वो राष्ट्र के लिए जो टास्क मिलेगा वो करना पड़ेगा। और वो बोलने के बाद, वो मैं अभी नया नया आया था और मैं एक स्कूल में गया उधर साउथ कश्मीर के अंदर, और मैंने फिर वो बच्चों को देखा बात करते हुए, राष्ट्रगान करते हुए, तिरंगा पहन करके नाचते हुए, डांस करते हुए, उनका एक जोश देश के लिए देखा मैंने। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये स्कूल एक बच्चे देशभक्त तैयार कर रहा है, मॉडर्न बच्चे तैयार कर रहा है, और वहीं आसपास
जमात के स्कूल चल रहे थे, वो भी साउथ कश्मीर, जो कि काफी वॉलेटाइल रहा। वो बच्चे पैदा कर रहा है पत्थर फेंकने वाले, ठीक है, वो धर्म के नाम पे कर रहा है, ये प्रगति के नाम पे कर रहा है। तो किसका वैल्यू ज्यादा है? अगर हमने एक भी बच्चा गलत रास्ते से बचाया, हमने एक परिवार को बचाया, जिंदगियां बचाई। टेररिस्ट मारना आसान है, ठीक है, टेररिस्ट नहीं बनने देना बहुत मुश्किल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्ट। सो ये जो चीज है, ये मैं जब कर्नल था, ये ट्रांजिशन मेरे में तब हुआ, एंड दिस वाज माय थर्ड और फोर्थ टेन्योर। मैं लोगों से मिलता था पहले, बट सद्भावना के तौर पे करी है वो, एंड सद्भावना वही सद्भावना नहीं है जो पहले स्टार्ट हुई। इंडियन आर्मी में सद्भावना हमेशा इवॉल्व होती रही है। एक टाइम था जब पढ़ने पे इन्वेस्टमेंट था, एक टाइम था जब लाइट के लिए इन्वेस्टमेंट था, एक टाइम था जब ट्यूबवेल, जो कहते हैं वाटर पंप, इरिगेशन चैनल का था। एक जब गवर्नमेंट फंक्शनिंग हो गई तो फिर ये हो गया कि आपको नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स पे लेके जाना है। जब वो खत्म हो गया तो अब कंप्यूटराइजेशन के ऊपर हो गया। तो वी हैव बीन इवॉल्विंग, वी हैव नॉट स्टक कि सद्भावना जो हम 95 या 96 या 97 में करते थे या 98 में करते थे, वो सद्भावना आज है। सद्भावना बहुत चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये आपने सही रास्ता के बारे में बोला। अगर मैंने किसी को ये बताया होता कि मैं डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो पूरी दुनिया, पूरा देश, अमन की आशा, और आप जो लेफ्टिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब मेरे पीछे पड़ जाते कि ये तो तुम्हारा काम तो है नहीं, आर्मी कैसे कर रही है, गवर्नमेंट भी करे तो भी नहीं आप कर सकते, बिकॉज पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। मगर वो जो मैंने एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, जब मैं जीओसी था तब से मेरे दिमाग में था। कोर कमांडर बनने के बाद मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई, और जो एलजी साहब थे वो काफी इसके सपोर्ट में थे। किसी को नहीं बताया था, मैंने एक एलजी साहब को बताया था। अच्छा। मैंने अपने सिस्टम में किसी को बताया, ठीक है, एक मनोज सिन्हा जी को बताया, और एक बहुत ही एक होनहार ईमानदार एक ऑफिसर है इनका, रश्मि स्वैन, डीजीपी बन के अभी रिटायर हुए। 2 लोगों को पता था, ठीक है, और वो हमने रोल आउट किया एक छोटे स्केल के ऊपर। फिर 4 बार वो प्रोग्राम चलाने के बाद जब सक्सेसफुल हो गया, तब हमने दुनिया को अनाउंस किया कि एक सही रास्ता करके प्रोग्राम चला रहे हैं। एंड व्हाट अ एफर्ट, माइंड यू, वो आर्मी ने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया, और 2-3 अच्छे बच्चे हैं वहाँ पर, लोकली बच्चे हैं। एक महराज करके लड़का है, उसको हमने टास्क दिया, उसने चलाया, बंदे ने बहुत अच्छा चलाया। उसमें मौलवीज, उसके अंदर सरेंडर टेररिस्ट, जो टेररिस्ट मारा गया उसके माता पिता, वो टेररिस्ट जो टेररिस्ट बन के वापस आ गया समाज के अंदर, ऐसे लोगों को बुला करके जब समझाया जाता है तो असली पिक्चर सामने आती है और लोग समझ जाते हैं कि किस रास्ते पे जा रहे हैं। सही रास्ता आपका ब्रेन चाइल्ड था सर। अभी व्हेन आई वाज कवरिंग इलेक्शन इन J&K, तो आई मेट सम फॉर्मर स्टोन पेल्टर्स जो पहले करते थे और अब नहीं करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स कि सही रास्ता के थ्रू हम लोग अगर बात करें कि कितने युवाओं को हम सही रास्ते पर ले आए, तो एक लमसम आइडिया नंबर का दे सकते हैं क्या? हाँ, मेरे ख्याल से देखिए, अभी आई हैव नॉट केप्ट इन टच, बट अभी 24-25 हो गए, तो आप ये समझिए मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार तो बच्चे। देखिए, स्टोन पेल्टर वो मेरा टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट वो था बच्चा जो बिल्कुल टेररिस्ट बनने की कगार पे है। स्टोन पेल्टर टेररिस्ट नहीं बनेगा और टेररिस्ट स्टोन पेल्टर ना हो, दोनों आर नॉट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ठीक है। वो एक लड़का अपने घर में बैठा हुआ है, अच्छा काम करता है, पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कंप्यूटर पे लगा रखता है, वो टेररिस्ट बन सकता है, ठीक है। और स्टोन पेल्टर पैसे ड्रग के लिए जाने वाला बंदा टेररिस्ट एंड न्यूसेंस के अंदर बड़ा फर्क है, ठीक है। दे आर नॉट सेम पीपल। माय वरी वाज टेररिस्ट, बिकॉज स्टोन पेल्टर को आप गोली थोड़ी मारोगे, टेररिस्ट को आप गोली से मारते हो, आपका लड़का है वो हमारा इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं है। जब आप उसको गोली से मारते हो तो उसके पूरे परिवार को आप बिल्कुल बेदखल कर देते हो हमारे देश के साथ। एक परिवार के
बीवी, बच्चा, भाई, सिस्टर, वो बिल्कुल गम के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो टू ब्रेक दैट साइकिल ऑफ वायलेंस, दैट ये स्ट्रैटेजी थी मेरी, जो ब्रेकिंग साइकिल ऑफ वायलेंस, उसके अंदर सही रास्ता वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस, कि हम इनको टेररिस्ट थोड़ी रोज बनता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो एक इकोसिस्टम जिसमें मेहनत करता है उसको टेररिस्ट बनाने के लिए, मैं जब तक वो बन रहा है उसको मैं वहां से बाहर निकाल करके शामिल कर लूं समाज के अंदर, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ना कि उसको बनने के बाद में मारना। मारा तो जाएगा, लाइफ है, 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल में भी। ठीक है, या तो सरेंडर कर लेगा, या पकड़ा जाएगा, या मारा जाएगा। तो मतलब जो अप्रोच रहता है वो जो फॉरेन टेररिस्ट होते हैं और जो लोकल होते हैं, उसको नैप करने का अप्रोच आर्मी का बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हाँ, देखिए, हर एक आदमी की सोच अलग होती है। मेरी सोच तो यही थी कि आप वहां से पके पकाए आए हो, आप वापस तो वीजा वीजा लेके तो आए नहीं हो, हथियार लेके आए हो। ठीक है, आप हमारे यहाँ पे देशभक्ति का काम तो नहीं करने आए, एक रेडिकल माइंडसेट से आए हो। तो नेचुरली आई विल ट्राई एंड डील डिफरेंटली। ठीक है, मगर हमारा जो लड़का है जिसने अभी तक किसी का कत्ल नहीं करा है, फायरिंग नहीं करी है, किसी कारणवश रेडिकलाइज हो गया। नहीं, कई बच्चे रेडिकलाइज भी नहीं होते, कोई ग्लैमर से चले आते हैं। किसी के पास में डेट होता है, किसी के साथ में वाकई में कुछ न कुछ गलत हुआ होगा, किसी का परिवार ही टेररिज्म में लिप्त था, तो वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। कई किस्म के लोग हैं, आप एक ब्रश पर नहीं बांट सकते। तो एज ए कंपनी कमांडर मेरी सोच एक टेररिस्ट को मैनेज करने की अलग होगी, बट आप जैसे जैसे एक सीनियर होते जाते हो, जब आपको ये कॉल लेना पड़ता है, तो वो आपको ये सब कलर देखना पड़ता है। यू जस्ट कांट से कि एवरीबडी इज अ टेररिस्ट और जीरो सम गेम है। ठीक है, कल को 6 दिन पहले कोई बच्चा भागा अपने घर से, उसके हाथ में हथियार है, कोई उसको लेके साथ में गया, वो एनकाउंटर में फंस गया। ठीक है, और वो बोलता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मार देंगे क्या उसको? सही बात है, वो सोचना है। सर यू टॉक्ड अबाउट ड्रग, और अगर हम लोग पिछले 10 साल की बात करें तो जो ड्रग कल्चर है वो काफ़ी राइज हुआ है वैल्यू में, स्पेशली इन वैली, जो कि अनदर एक कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। इसको कैसे देखते हैं आप, दिस राइजिंग कल्चर ऑफ ड्रग इन वैली? ये राइजिंग कल्चर ऑफ ड्रग तो कश्मीर में नहीं है, पूरे बॉर्डर एरियाज में। ठीक है, अब वो हम कश्मीर को ज्यादा निगाह से देखते हैं बिकॉज सभी का इंटरेस्ट उसमें। आप राजस्थान चले जाओ, नीचे चले जाओ, सब जगह बॉर्डर एरिया चले जाओ, तो कभी ड्रोन से आ रहा है, कभी किसी देश को बर्बाद करना हो, यूथ को बर्बाद करना हो, तो ड्रग इंट्रोड्यूस कर दो, सब खत्म हो जाता है। पंजाब आप देख लीजिए, वो भी तो बॉर्डर एरिया है ना, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ड्रग से खत्म हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो जो नस्ल है वो खत्म होती है। मेरा कश्मीर के अंदर कंसर्न ये है कि वो जो ड्रग है ना, वो टेररिज्म को सपोर्ट भले ही करती है पैसे के मामले से। पहले क्या होता था, पैसा आता था, ठीक है, फिर वो पैसा लगता था टेररिज्म के अंदर। टेररिज्म मतलब टेररिस्ट बनाना, और इज्म मतलब दिमाग का कीड़ा। 2 चीजें हैं टेररिज्म के अंदर, आप उसको एक बात लेके चलिएगा। ठीक है, टेररिस्ट मानना आसान है, इज्म निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये पैसा दोनों में चलता था। अब वो पैसा आप कितना लेके आओगे, हवाला बंद से कितना ट्रांसफर करोगे? तो बड़ा एक आसान तरीका है, 1 किलो ड्रग लेके आओ, उतने कई लाख रुपए आपके ऐसे आते हैं। तो लाख रुपए का बंडल बनता है, 1 किलो ड्रग का इतने में हो जाता है काम। सो एक तो ड्रग तो वो हो गया कि इट इज इजी टू कन्वर्ट, कैरी। ठीक है, द सेकेंड इज दैट यूथ को इन्फ्लुएंस करके आप पूरे यूथ को खराब कर दो। ठीक है, तो ये जो चीज है, मैं अभी सिर्फ कश्मीर के माहौल के बारे में बात करूंगा कि मैं ये, आपने कभी सुना है किसी मौलवी को खड़े होकर के मदरसे में क्या कहते हैं, मस्जिद में बोलते हुए कि ड्रग बहुत खराब चीज है, आपको लेना नहीं चाहिए? वो इलाका, कश्मीर एक जो इलाका है, छोटा सा इलाका है, हर मोहल्ले में 3 मस्जिदें हैं। हाँ, है ना, छोटी से बड़ी। बिल्कुल। हर मस्जिद के अंदर मौलवी है जिसका आदेश चलता है
पत्थर फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे। जुमे की नमाज में आओगे, सबको आना पड़ता है, जो नहीं आया उसको पैसे देने पड़ते हैं, फाइन। ठीक है, राइट। जहां पे इतना कंट्रोल है, वो मौलवी साहब थोड़ा सा बाहर निकल के ये ड्रग क्यों नहीं रोक लेते? क्योंकि वो उनके पर्पस को सॉल्व नहीं करता। पर्पस नहीं है, ये सब मिले हुए हैं। जितना वो ड्रग में रहता है उतना उनके काबू रहता है। ठीक है, सो जो सिविल सोसाइटी है, मैं कई लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती इन सब चीजों में। तो मतलब सड़क के ऊपर अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलते हो तो गवर्नमेंट थोड़ी कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट फाइन लगा सकती है, कितने पे पूरी दुनिया अगर बिना हेलमेट की चल रही है, गलत साइड चल रही है, क्या कर लोगे आप? ठीक है, सोसाइटी है। अगर कश्मीरी सोसाइटी को लगता है कि उनके बच्चे खराब हो रहे हैं तो उनको अपने मुल्लों से पूछना, मौलवी से पूछना पड़ेगा। जो मौलवी साहब हैं वहां से पूछिए उनसे कि जनाब यार आप पूरी हमको ताकीद देते हैं, आपका ये काम है कि अब इस मोहल्ले के दायरे के अंदर ये कहना कि ड्रग कौन लेके आता है पता नहीं है, सबको पता हो। ठीक है, एंड कश्मीरी सोसाइटी इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सोसाइटी, सबको सब कुछ पता होता है। पॉलिटिशियंस कांट डू इट बिकॉज पॉलिटिशियन टाइम में तो वोट गिनने का टाइम है। ठीक है, उसको अपना पावर देखना है। आई थिंक सिविल सोसाइटी शुड टेक द लीड, दे शुड एम्पावर देयर रिलीजियस लीडर्स एंड दे शुड क्वेश्चन देम दैट व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग टू स्टॉप। वरना ये जो सोसाइटी है बहुत जल्दी गिरती चली जा रही है। सर आपने इज्म की बात की, तो अभी जो करंट दौर चल रहा है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेडिकलिज्म है, जो रेडिकलाइजेशन है, वो इजी हो गया है करना बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी? एब्सोल्युटली, क्योंकि पहले मैन टू मैन कांटेक्ट करना पड़ता था, अभी क्या है, चीजें आप व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तमाम चीजें कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, और इसमें तो अभी विद एआई तो और भी बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, सो एक टाइम के अंदर पैलेस्टाइन में क्या हो रहा था कश्मीरियों को नहीं फर्क पड़ता था। अब पैलेस्टीन का जो मामला है वो यहाँ पर लोग बिल्कुल चला के चलते हैं। ट्विटर हैंडल के अंदर पैलेस्टीन का झंडा जरूर लगाया हुआ है, लोगों ने तिरंगा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, कश्मीर का झंडा ना लगाया हो बट पैलेस्टीन का झंडा लगाया हुआ है। सो जो ये दिमाग का कीड़ा है ना, सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा तेजी के साथ चलता है। और ये चीज यहीं की स्ट्रगल नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्ट्रगल है। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली पैलेस्टाइन, हर जगह का अपना अपना चैलेंज है, हर चीज का चैलेंज। जो जितना रेडिकल है वो उतना तेज चलेगा। राइट, जो एक सेन वॉइस है, एक सभ्य वॉइस है, उसका थोड़ा चलना ऐसे मामले में मुश्किल हो जाता है बिकॉज डेमोक्रेसी है। ठीक है, आप बोलने का अवसर दे रहे हो, तो जब ये अमन की आशा और लेफ्टिस्ट पार्टी खड़े होकर के बोलती है कि पानी जाने दो, ठीक है, वो एक वॉइस ज्यादा चलेगी। मगर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि ये पनिशमेंट होनी चाहिए, ये कोई सुनना नहीं चाहता। तो एक वोकिज्म की जो धार है वो हमेशा ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, और गवर्नमेंट जब वो वोकिज्म को रोकने की कोशिश करेगी तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्रूटल गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, फासिस्ट गवर्नमेंट। बड़ा पता नहीं है लोगों को फासिज्म का मतलब क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, बट कितना आसान लगता है बोलना, अच्छा भी लगता है बोलना। An attack on freedom of speech and expression and आप बोले जाओ। ठीक है, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला करके यूट्यूबर के साथ में ट्वीट भी कर रहे हो, नाम भी बता रहे हो, और ये भी बोलते जाओ कि हमारी आवाज बंद की जा रही है। साथ ही साथ बोलते हैं ना, आपने देखा ही होगा, पता नहीं कहाँ बंद की जा रही है, सब दुनिया आकर के देश के अंदर वाले ही लोग देश के अंदर चूरा बोके जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यार हमारी आवाज बंद है। I think this is what Bipin Rawat talked about, the 0.5 front. Sir, you have been in US also, I think for 1 year or 2 years. अभी I will ask something related to US. अभी हमने देखा कि when the so-called ceasefire happened, Trump ने ट्वीट किया, मीडिया ब्रीफिंग की, and he took the credit, and not only once, he said it again and again कि it was me who stopped this India-Pakistan war kind of thing. How do you see this claim of Trump? देखिए, जो ट्रम्प का क्लेम है वो ट्रम्प के लिए, वो ट्रम्प के फॉलोअर्स के लिए भी नहीं है।
एक आदमी का ईगो इतना बड़ा हो जाता है ना, जब हाँ। वो अपने ईगो को फ्यूल करता है, ठीक है, तो वो अपने ईगो को फ्यूल करे, उसके साथ में उसकी एक कोठरी है जो उसको और फ्यूल कर देती है और बताती है कि भाई आपने किया, उसको भी मालूम है मैंने नहीं किया, ठीक है, बट उसको फ्यूल करना है। देयर इज वन पार्ट। सेकेंड इज दिस इज पॉलिटिक्स, ठीक है। उस पॉलिटिक्स में हम उस पर क्यों नाराज होते हैं जब वो क्या आते हैं, किसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वाई शुड वी फील बैड अबाउट इट? वो उसका नेचर है, ट्रम्प का नेचर है और अमेरिका का नेचर तो था ही था, ठीक है। तो जब उसका वो नेचर है तो वाई शुड वी बी दिस थिंग? हमको ये देखना है कि हमारी देश की जनता क्या सोचती है। हमारी देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि मीडिया ब्रीफिंग के अंदर 6-7 रात को जब ऑपरेशन किया गया, 7 को मिस्री साहब ने और हमारी दोनों जो एक वुमन ऑफिसर्स थी उनने आकर के ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये बता दिया कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब हम इसके बाद आगे एस्केलेशन के मूड में नहीं है, ठीक है। हमारे डीजी ने उनके साथ बात कर ली और उन्होंने बोला नहीं आपको तो जवाब मिलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब का जवाब भी चला गया तुरंत। आप देखिए रात के अर्ली टाइम में उनका जवाब आता था और हमारा काउंटर जवाब उसके बाद चला जाता था। फिर अगले दिन बोला गया, फिर अगले दिन, अब ये पब्लिकली हो रहा है, वो इट इज टू बी कवर्ड इन लाइव कवरेज विद मीडिया। अगर हमारी जो जनता है इस चीज को न समझ पाए कि हम पहले ही बोल रहे हैं उनको, भाई मैं आपको रोज बोल रहा हूँ कि तुम यार ये कुछ खा लो और तुम नहीं मान रहे, चौथे दिन तुमने आके खा लिया, ठीक है, तो अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि आपने खाया, मैं तो रोज बता रहा था, और फिर बोलो कि वो तीसरे आदमी ने बोला इसलिए खाया, ऐसा भी नहीं है। सो लोगों को समझदार होना चाहिए कि वो अपने अमेरिकन के लिए कर रहा है, वो दुनिया को नहीं बता रहा, ठीक है। वो जो झूठ है वो उसके ईगो के लिए है और उसके देश के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके रिपब्लिकन्स भी कई ऐसे हैं जो जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, पर वो बोल नहीं सकते बिकॉज वो पावर में रखा हुआ उन्होंने उसको, ठीक है, नहीं तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे और पूरी दुनिया जानती है सच क्या है। तो व्हाई आर वी वरीड? वी शुड नो व्हाट इज द ट्रुथ, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी जनता को आज पता है सच क्या है, बिकॉज ये बड़ा विजिबली हुआ है, ठीक है। दूसरा जो एक एंगल है कि उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं पावर में आऊंगा एक दिन के अंदर इजराइल हमास की लड़ाई बंद कर दूंगा। वो तो बंद नहीं हुई, रसिया यूक्रेन की खत्म कर दूंगा। उसके अलावा उधर हूती वाला प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, और भी चैलेंजेस चल रहे हैं। Nobody is talking about this. How the issue is, nobody is talking about it. अब वो न्यूज में नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है वहां पर, ठीक है। फिर उसने ये बोला था कि मैं रशिया यूक्रेन खत्म कर दूंगा, वो भी नहीं खत्म हुई। अब जब ये पाकिस्तानी उसके ऊपर भागते हुए गए तो उसको मौका मिल गया, ही इज ओनली यूज्ड अ सिचुएशन टू हिज एडवांटेज। और हमारे देश को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, भारत को किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हम क्यों अभी भी गोरों के वैलिडेशन पे चलते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, वो तो पिछले 80 साल से लिखते आ रहे हैं हमारे खिलाफ, लिखते आ रहे हैं ना। चर्चिल ने क्या क्या बोल दिया और आप देख लीजिए हमारा देश कहाँ है। यू सी टुडे इज 4th ना, और टॉप 3 के अंदर कौन है? जर्मनी, चाइना और अमेरिका। यूके कहाँ है? यूके इज नॉट देयर ना इन फर्स्ट 4। तो चर्चिल ने क्या बोला था 47 में, अगर हम उनकी बात सुन के चलेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे जहां पर हमको वो छोड़ के गए थे। सो आपके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा लोगों को, यार ये छोड़ दो वैलिडेशन, एफर्मेशन फ्रॉम द वैलिडेशन छोड़ दो। मैं वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, गोरों का वैलिडेशन छोड़ दो। ऑस्ट्रेलियन आके बोलेगा आपको लगेगा हाँ अच्छा बोल रहे हैं, हो रहा है वो, ठीक है, मगर अफ्रीकन आके बोलेंगे आपको यार ये तो बोल रहे हैं। वी आर वेरी वेरी रेसिस्ट, है ना। इंडियंस आर आल्सो वेरी रेसिस्ट। ये भी रेसिज्म है ना कि आप गोरों का वैलिडेशन देख रहे हो मगर आप कलर के अंदर जो है और लोग हैं उनका नहीं देख रहे। पूरी दुनिया आज आपको मानती है, रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है, वो नहीं देखना चाहते आप।
अमेरिका का ही प्यार आपको चाहिए, जो आपको मिलेगा नहीं। अमेरिका का प्यार अमेरिकन के लिए भी नहीं है, ठीक है, आपको कहां से मिलेगा? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग सर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान थिंग, और जब भी चीज़ें एक्सक्लेट होती है, मान लीजिए पाकिस्तान कुछ करता है एंड वी रिस्पॉन्ड, ये होता है कि एक पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर नेशन। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है, हाउ डू यू सी दिस न्यूक्लियर ब्लफ? यार एक साल पहले स्मिता प्रकाश जी का भी पॉडकास्ट था, उसके साथ में कुछ और पॉडकास्ट थे, और बड़े चैनल पे जब सिंदूर शुरू हुआ उसके पहले भी उसके बाद भी बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल का जवाब किया। बिकॉज मैंने दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन है ना, बिकॉज हम अपना हाथ खुद ही बांधना चाहते हैं, ठीक है। जो एक रेडिकल होता है ना, वो बहुत रैशनल होता है, उसको मालूम है, और जो रेडिकल लीडर होता है वो उससे भी ज्यादा रैशनल होता है, क्योंकि उसको लालच होती है, उसके पास सेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो रेडिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि लास्ट पाकिस्तानी इस्लाम के लिए मारा जाए, मगर मैं और मेरे बच्चे यूके, फ्रांस, अमेरिका के अंदर लॉर्ड साहब की जिंदगी जिए, वो नहीं मरना चाहता। तभी सर्विस खत्म होती है, दिस मूव टू फॉरेन कंट्रीज, दे मे स्टे देयर, मूव एनीवेयर, बट द बॉटम लाइन है उनके बच्चे तो सब अच्छी लॉर्ड साहब की जिंदगी जी रहे। ऑफ सिंदूर होते ही, स्टार्ट होने से पहले जब लग गया लोगों को कुछ होने वाला है, शायद हो जाएगा, सभी ने अपने अपने बच्चे उठा करके बाहर भेज दिए थे। कोई दुबई चला गया, कोई कतर चला गया, कोई कुवैत चला गया, सारे 5 स्टार। अब हमास का लीडरशिप देख लो ना, हमास का लीडरशिप कहाँ रहता है? वहां थोड़ी रहता है। मेन जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो कहीं और रहता है। सो सेम इज विद पाकिस्तान। उसको मालूम है कि आपने अगर न्यूक्लियर की तरफ एन भी करा, ठीक है, तो पहले तो वहां से उड़ने नहीं देंगे हम, ठीक है, और उड़ गया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जब पाकिस्तान खत्म होगा तो लीडरशिप भी नहीं रहेगी ना। तो ये बड़े स्मार्ट है। ये देखिए, पहलगाम, उरी और पुलवामा का रिपरकशन इनको समझ नहीं आया था कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रिपरकशन समझ में आया होता तो वो इसको और लोड़ते। पाकिस्तान ने हमेशा गर्मी रखी है, मगर आग नहीं लगने दी, और जितनी बार आग लग गई, अब गलती हो भी आती है ना, जैसे पुलवामा में गलती हो गई, ज्यादा लोग मरे गए, रिस्पॉन्स हो गया, फिर मुंह छुपा के भागे, फिर कहाँ चला गया था न्यूक्लियर सेबर एटलैंट। सेम अभी भी। और अब तो न्यूक्लियर यूज द टर्म न्यूक्लियर ब्लफ। हाँ, नहीं, वो लोग ब्लफ पे घबराते बहुत है ना। ब्लफ इज ओनली ब्लफ। मैंने कॉलिंग एज अ न्यूक्लियर ब्लफ, तो उसका मतलब क्या है? वो ब्लफ है, ठीक है। लास्ट बात ये भी है, अब तो वो न्यूक्लियर स्टेट रहा भी नहीं। जस्ट बिकॉज ही इज गॉट सम यूरेनियम विच इज एनरिच्ड, और वो बॉम्ब की हालत में रखा हुआ है, डजंट मीन दैट इज अ न्यूक्लियर नेशन। न्यूक्लियर नेशन होने के लिए आपको उसको उड़ाने के लिए भी सिस्टम चाहिए। आज की तारीख में उसके पास वो सिस्टम है नहीं, ठीक है, या काबिलियत भी नहीं है। आपको उड़ाने की कोशिश करेगा तो फिर पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा हम लोग सर असीम मुनीर के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दिस, जो कहा जाता है। और पोस्ट दिस ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी चल भी रहा है, बट वहां पे he himself elevated to field marshal. How do you see this himself elevating as a field marshal? मैं तो एक्चुअली ना, देखिए, दुश्मन को जानना बड़ा जरूरी होता है, बट उसकी जो फितरत है, अगेन रेडिकल माइंड इज अ वेरी रैशनल माइंड। क्योंकि मैंने एक दो लोग जब भी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ही इज नो लेस देन अ जिहादी। मैं तो आई अगेन सेइंग, देखिए, जिहादी टर्म जब आप यूज करते हैं तो एक इस्लाम के अंदर, एक मुस्लिम समाज के अंदर आप एक रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं। जिहाद का कॉनोटेशन ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। जिहाद इज इंटरनल स्ट्रगल, राइट। जिहाद इज नॉट एक्सटर्नल स्ट्रगल, राइट। ये जो काम करता है, ये टेररिज्म का काम करता है, ये रेडिकल थॉट वाला है। इसकी मुझे अभी हिंदी का वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है, मैं क्या बोलूं, बट रेडिकल कम्स वेरी इजी एंड सब समझते हैं इसको।
वो रेडिकल है, ठीक है, और वो बहुत ही एक्सट्रीम रेडिकल है, क्योंकि जहाँ से वो पढ़ा है, जिसके उसके फादर जहाँ के इमाम रहे हैं, जिस हालत में वो इस चीफ बना है, अगर आप उसका हर स्टेप देखेंगे तो डिसेप्शन, और वो एक फोटोग्राफ है जिसकी अपनी मेजर की फोटोग्राफ है, उसमें लिखा हुआ उसने द डिसीवर, वो अपने आप को डिसीवर मानता है, ठीक है, और ये धर्म में भी डिसेप्शन के बारे में काफी व्याख्यान किया हुआ है। तो वो एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन है, ठीक है, और सबका बेवकूफ बनाते हुए, भाई इमरान खान वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उसको जेल में डलवा दिया, तब तो वो चीफ भी अभी बनने वाला था, चीफ भी तब बना जब लास्ट मिनट के अंदर बना, ठीक है, उसने कितने लोगों को सुपरसीड कर दिया, किस तरह लोगों का बेवकूफ बनाया उसने, आज वो पावर में। अब वो अगर अपने आप को फील्ड मार्शल बनाता है तो वो किसका बेवकूफ बना रहा है? वो अपनी एक पाकिस्तान की जनता का बेवकूफ बना रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इवन अब पाकिस्तान की जनता भी अभी उससे बेवकूफ बन रही है। ही इज नॉट डिसीव्ड हिमसेल्फ। जो अल्टीमेट डिसेप्शन होता है ना, जब आदमी खुद को डिसीव कर लेता है, वो अल्टीमेट डिसेप्शन होता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आप उसकी वीडियोस देखेंगे या फोटोग्राफ्स देखेंगे, वो कूद कूद के सल्यूट कर रहा है शहबाज शरीफ को, सल्यूट कर रहा है जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको कुछ मिल जाता है, मिल गया है। और ही इज बिकम, आई डोंट नो, थोड़ा सा सनकी सा हो गया है वो अभी। या तो ये पॉलिटिशियंस ने उसको सर पे चढ़ा लिया, उसका बेवकूफ बना रहे हैं, या वाकई में ही इज डिसीव्ड हिमसेल्फ, वन डजंट नो। बट वो उसने अपने देश को एक बहुत खतरनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। जो ये IWT का जब इफेक्ट लगेगा तब हम देखेंगे क्या होता है डील। आप सिक्किम में भी सर्व किए हैं, और वी ऑल नो कि हाउ चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, सम नेपाल आल्सो, कि हाउ these country has been used by China to destabilize India, because we all know that how rapidly India is growing economic wise और अलग अलग चीजों पे। तो how do you see China as a threat to India? देखिए, इतनी बात हमने अभी सिंदूर होने के बाद में कर ली, हमने पूरा फोकस पाकिस्तान में डाल दिया। पाकिस्तान, वही, that's why I'm asking you. बट हमारा जो प्रिंसिपल, आई विल नॉट से एनिमी, प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। और चाइना की इंटरनल चैलेंजेस हमेशा रही हैं, हमारी जितनी चैलेंजेस हैं उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मगर दे हैव गॉट अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप, ठीक है। वो अपना इंटरनल चैलेंज को मैनेज करते हैं और एक्सटर्नल को भी मैनेज करते हैं, और वो ये चलता रहता है, ठीक है। चाइना का एक बिलीफ है कि कुछ समय के बाद में उसको इट बिलीव्स कि वो यूएस के साथ में कम्पीट कर रहा है। अभी यूएस के साथ में कम्पीट नहीं कर रहा है, काफी गैप है, बट इट इज कम्पीटिंग विद यूएस। हाँ, इट इज ऑन पाथ। जिस तरह यूएस जा रहा है अपने लिए, वो हो सकता है कि चाइना नंबर 1 निकल के आए। तो इट वांट्स अ बाई पोलर वर्ल्ड चाहता है, जिसमें एक यूएस है और एक चाइना हो, बाकी कोई नहीं है। डजंट वांट मल्टीपोलर। बट एशिया के अंदर वो चाहता है कि बाई पोलर ना हो, बट एक सिंगल पोलर हो, जिसमें सिर्फ चाइना की बात सुनी जाए, राइट। नाउ चाइना, देखिए ये जो लड़ाई है ना, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लड़ाई इंडिया के साथ में कम है, बट अमेरिका के साथ भी ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज अमेरिका भी इन जगह पर इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर चाइना, इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर आप गेम देख ही रहे हैं। म्यांमार में जो काफी कुछ हो रहा है, उसमें यूएस का हाथ है। हम बाय डिफॉल्ट इसमें फंस जाते हैं। लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट लुकिंग इट इज अगेंस्ट इंडिया। बाय डूइंग इट अगेंस्ट अमेरिका, बाय डिफॉल्ट इट हैपेंस अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। सो नेचुरली जो बॉर्डर्स के ऊपर नेबर्स हैं, उनको अपनी तरफ सिक्योर करने की जिम्मेदारी चाइना की है, वो सिक्योर करेगा। तो नेपाल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, म्यांमार में जो ट्रबल है, बांग्लादेश के अंदर कंपटीशन चल रहा है। आज बांग्लादेश में जो कंट्रोल है वो तो अमेरिका का कंट्रोल है, उसमें चाइना का कंट्रोल है नहीं। अभी हम लोग कई बार लाल मुरीर हाट की बात करते हैं और अभी वो हम देखेंगे आगे कैसे चलता है। बट द बॉटम लाइन इज कि वो अभी compete कर रहा है अमेरिका के साथ में बांग्लादेश में। बट सारी उसकी इन्वेस्टमेंट
एक आइडियोलॉजिकल है और एक फाइनेंशियल है। लोन दो, लॉन्ग टर्म डेट में फंसाओ, ये लोग जानते हैं। जो श्रीलंका में किया उन्होंने, जो श्रीलंका में किया, हर जगह यही कर रहे हैं। वो अफ्रीका में भी बहुत किया, बट अफ्रीकन कंट्रीज को भी समझ में आ गया, तो अभी उसके साथ उस हिसाब से डील करते हैं। अफ्रीका में कई सालों से चल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि लालच, जो लीडरशिप है ना, टॉप लीडरशिप, वो लालची बहुत है, और वो पैसे के मामले में इनको ये खरीद लेते हैं और सारे डिसीजन वहां पे करा लेते हैं इन देशों के अंदर। सो ये हमारे लिए एक चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा, हाउ टू मैनेज और दिस थिंग, बिकॉज इंडिया वांट्स अ पीसफुल राइज, इंडिया वांट्स इकोनॉमिक राइज, इट डजंट वांट एक्सपेंशन ऑफ हिज बाउंड्रीज, ठीक है। मगर उसको लगता है, बिकॉज उनका माइंडसेट रिविजनिस्ट माइंडसेट है, उनका माइंडसेट एंटी स्टेटस कोइस्ट है। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज फैलानी है, उन्होंने अपने मार्केट्स फैलाने हैं, उन्होंने हर लेवल के ऊपर कंपटीशन करना है, और इंडिया विल गिव दैट कंपटीशन, बिकॉज जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक कल्चरली बैलेंस तरीका है। तो लोग प्यार हमसे करेंगे, डरेंगे चाइना से। तो वो ये चाहता है कि वो प्यार ना हो, बिजनेस ना हो, काम ना हो, राइट। सो जब ट्रेड वॉर हुई, मार्केट मूव करनी है, वो मार्केट कहाँ जाएगी? उस जगह जाएगी, इंडिया के अंदर जाएगी, बिल्कुल। बट दे विल वांट इंडिया टू बी डिस्टेबलाइज्ड, ठीक है। सो दे विल इन्वेस्ट, ये तो चलेगा काम। देखो जो पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा ऊपर नहीं समझा है, और अमेरिका ने और चाइना ने भी उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया है, राइट। जब जरूरत आया, एंड ये अनफॉर्चुनेटली ना रीयूजेबल टिश्यू पेपर है, जब जरूरत पड़ी यूज़ किया। आपने देखा अपना तालिबान के टाइम पे, जब वो सोवियत यूनियन के खिलाफ यूज़ करना था, पूरे पैसे दे करके पूरी जो पाकिस्तान की एक आवाम थी, जनता थी, यूथ था, उसको इस्लाम के नाम पे बरगला करके, आपने मदरसों में पढ़ा करके, हथियार दे करके अपने बच्चों को दूसरे देश में CIA के लिए काम करने के लिए वहाँ भेजा, ताकि आपके पास में पैसे आ सके, ठीक है, आपकी मिलिट्री का पावर बना रह सके। आप इस्लाम के नाम पर वहाँ पे जाइए। आपने पूरी जनरेशन खराब कर दी। अब वो जब जनरेशन वापस आई, तो तुरंत जो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने वाला है, उसने बोला कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, डस्टबिन में डाल दिया। फिर दोबारा से जरूरत पड़ी तालिबान के खिलाफ, जो नई गवर्नमेंट आपने लगाई तालिबान के खिलाफ, आपने दोबारा से उसको निकाला, इस्तेमाल किया। यही अनफॉर्चुनेटली अब चाइना भी पाकिस्तान के साथ करता है। जब कोई देश अपने आप को टिश्यू पेपर से ज्यादा उठा के नहीं सोचता, और अनफॉर्चुनेटली उसमें दो क्लास है। एक एलीट क्लास है जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे हमारे कश्मीर के अंदर है। कश्मीर में एक एलीट क्लास है जो बाहर रहती है, और सब चाहते हैं कि कश्मीर का जो नीचे बच्चा है उसको आप वैसे ही रहे, ठीक है, उनके लिए काम करे और आज़ादी के लिए काम करे या सेपरेटिज्म के लिए काम करे। पाकिस्तान में वही हाल है, और अब चाइना भी उसी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उनको यूज करता है। जिस दिन पाकिस्तान की जनता ये समझ जाएगी और उसको करेक्ट करने लगेगी कि बाहर के लोग हमको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी रीजन के अंदर स्टेबिलिटी हो पाएगी, वरना ये थोड़ा सा आपको झेल के चलना पड़ेगा, ठीक है। बांग्लादेश भी उसी हालत में चला गया। आपको पता है ना कि टॉप जो लीडरशिप बांग्लादेश की है, कोई बांग्लादेशी सिटीजन नहीं है, बांग्लादेशी ओरिजिन है। यूनुस के पास में अमेरिका की सिटीजनशिप है, वहाँ का जो NSA है उसकी बाहर की, ये जितने भी टॉप के 7-8 हैं, जब बांग्लादेश के अंदर बम फूटेगा तो उन्होंने जहाज पकड़ के वापस चले आना अपने देश में। सर, you used a term peaceful rise. India wants a peaceful rise. So do you think that the rise of India in the last, especially in the last 10 years, the way India is rising under PM Modi, from fifth economy to now fourth economy in just very less span of time, and it's growing, whether it is defense sector में भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिस मार्केट में हम लोग नहीं थे मैन्युफैक्चरिंग में, now we are into it, और it has also growed मतलब बहुत अलग लेवल पे ग्रो किया है। तो क्या ये जो ग्रोथ है वो भारत की दुश्मन बन गई है क्या?
जो इंटरनल ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल पावर्स हैं, Yes, yes, of ये course. क्या दिस इज द प्रॉब्लम कि इंडिया का राइज करना हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अदर नेशंस, स्पेशली द ग्लोबल पावर्स। जो कोई भी देश नहीं चाहेगा कोई और देश वहां पर, दिस इज हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस आर। ठीक है, सारे बोलेंगे कि वी आर कमिटी ऑफ नेशंस, हम सब बराबर हैं, प्यार से मिलेंगे, मगर कोई ये नहीं चाहता कि नेबर आपसे आगे निकल जाए। सारी जो लड़ाई है वो मार्केट की है, वो इकोनॉमी की है, बिजनेस की है, जॉब्स की है। बिकॉज जो गवर्नमेंट खड़ी होती है वो ये कहती है मैं अपने यहाँ पे जॉब दूंगा। ठीक है, पैसा से नहीं काम चलता, मैं आपको कितना भी पैसे दूं आप खुश नहीं रहोगे, मगर आपको एंगेज रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, नौकरी के साथ वो नौकरी कहाँ से आएगी? और एज टेक्नोलॉजी ग्रोज नौकरी उतनी श्रिंक होती जाएंगी, राइट। इट विल बिकम, जो नौकरी भी है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पेशली स्किल्ड वो होती जाएगी। तो वो जो चीजें हैं, एज लॉन्ग एज आप सर्विस सेक्टर में हो तो आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, बट जैसे ही जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग, हायर एंड मैन्युफैक्चरिंग में चलोगे, जो नीश टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो नोबडी विल लाइक। आज की तारीख में जो कन्फ्लिक्ट है, ट्रम्प वो यही तो चाहता है कि जो सारी जॉब्स हमने चाइना और एशिया में दे दी थी वो जॉब वापस आए। आपने वो मीम देखी होगी जिसमें एक मोटा सा अमेरिकन खाया पिया और बैठा हुआ वो स्टिचिंग की काम कर रहा है। उनकी भी आदत खत्म हो गई है, उनको मालूम है कि अपना जो काम करना है सस्ते के अंदर, बांग्लादेश से वियतनाम से बनकर के 100 रुपए की वो आ जाएगी, $2 की हम यहाँ पे $5 में बेच देंगे और काम भी नहीं करना है, सब कुछ सस्ते में आ रहा है। वो जो एक चैलेंज है आपने अपने देश को उस रास्ते पे डाला था, उस वापस उसको नौकरी कराने के लिए, जॉब लेके आने के लिए, दैट्स अ चैलेंज फॉर अमेरिका। चाइना के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब ये टेरिफ वॉर हो, जब सिचुएशन खराब हो, जब डेट का इशू हो, तो वो जो जॉब्स वहां पे आ रखी थी फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम अमेरिका, वो जो जॉब्स हैं वो कहीं और ट्रांसफर न हो। दूसरा है रिसोर्सेस। As technology goes to niche technology, cutting edge technology, semiconductors, all these things, वहाँ पे आपको बहुत ही रेयर अर्थ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। वो लिमिटेड जगह पर है, उस पर किसका कंट्रोल होगा, उसकी एक लड़ाई होगी। जैसे ऑयल की लड़ाई होती थी, पूरी गल्फ को खराब कर दिया, अब वो लड़ाई कम होती चली गई तो गल्फ में अभी प्रोग्रेस आनी शुरू हो गई, राइट। तो जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज होंगे उसकी लड़ाई चलेगी। सो हु वांट्स, उनकी भी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, हमारी भी 1.4 बिलियन है, उनको भी उतनी नौकरियां चाहिए, हमारे को भी उतनी नौकरी चाहिए। उनकी लोगों की ऑलरेडी आदत हो गई है एक हायर पीपीपी पे रहने की, तनख्वाह पे रहने की, एक अच्छी हायर क्वालिटी है। हमको उस हायर क्वालिटी पे भी पहुंचना है, ठीक है, तो हमें ज्यादा जरूरत है, सब चीज की जरूरत ज्यादा है हमको। तो वो जब हम मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए और हमारे पास आएगा तो उसको कम मिलेगा। सो दैट राइस विल ऑलवेज गोइंग टू बी अफेक्टिंग। Everybody wants to be number one, doesn't want to share a podium with anybody else. और ये जो लड़ाई है बहुत गंदी लड़ाई है, उसमें हर चीज का साम दाम दंड भेद, स्टेट क्राफ्ट के डाइम सब कुछ इस्तेमाल होगा आपके खिलाफ और आपको तैयार होना पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एवरीबडी वांट्स अ बिनाइन इंडिया, गरीब इंडिया, जहाँ पे लोग भीख मांगते हुए आपके पास हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, चुपचाप रहते हैं, भीख मांगते हैं हमसे, हम पैसा देते हैं, रोटी टुकड़े बचाते हैं, मगर जब आप एजर्ट करते हो, ठीक है, तब लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये एजर्शन है स्टार्टेड नाउ। ये पिछले 70 साल का इफेक्ट है काम का क्यूमुलेटिव, या प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी के इनिशिएटिव्स हैं। इट इज अ मैटर ऑफ टोटली डिफरेंट डिबेट, बट बहुत चीजें ऐसी हुई हैं 10 साल 11 साल में जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, डिफेंस रिफॉर्म के बारे में आपने बात करी, जो एक स्क्वीमिशनेस था ना हमारा, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं यार ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, आपको डिफेंस एक्सपोर्ट, अगर आपको एक स्ट्रांग आर्मी चाहिए तो आपके पास में फैक्ट्रीज चलाने के लिए उतनी डिमांड होनी चाहिए कि आपके लिए जरूरत है। वो फैक्ट्री बनी और आपको 100 गन्स की जरूरत थी, आपके 100 गन बन गए, तो वो प्राइवेट वाला बंदा कहेगा यार आपने 100 मांगे थे, हमने बना दिया, अब मैं क्या करूं। इट इज अ लॉन्ग टर्म, सो यू नीड टू सेल आउटसाइड। जब आप उसको सेल करेंगे बाहर,
तो एक स्टैब्लिश मार्केट है, वो स्टैब्लिश मार्केट डीप स्टेट की थी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। दूसरी आ गई चाइना की, जो लोअर एंड की और थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की है। अब आप वहां जा रहे हो, अब तो सस्ते में दे रहे हो। जो गन आपको 1,00,000 $1 में मिलती थी, आप उसको 50 में देने को तैयार हो। आप तो किसी के क्वालिटी भी बेहतर काइंड ऑफ कह सकते हैं। हाँ, तो किसी के पेट पे लात मारोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना उसको। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन व्हिच विल हैपन, राइट। ये लाइक रोड्स, चाइना की तरफ रोड नहीं होनी चाहिए बॉर्डर की तरफ, नहीं तो वो आएगा तो अंदर आ जाएगा। दैट वाज द सोच। इट इज अ वेरी वेरी डिफेंसिव थॉट। वो सोच चेंज हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नाउ रैपिडली गॉन टू द बॉर्डर्स। सो एक मस्कुलर थॉट भी हमारे में आया है। Is it come because of economy? Might. The fact is, निशांत, आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना चाहते हो, जब आपके पास में मिलिट्री मसल नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिया शुड बी मिलिट्री मसल नेशन? No, India should never be a military muscle nation. It should have the military muscle to show. ठीक है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। देखो, भारतवर्ष कभी भी रिविजनिस्ट नहीं रहा। अगर भारतवर्ष रिविजनिस्ट रहता, ठीक है, तो हमारा जो बॉर्डर अफगानिस्तान से था वो टर्की तक पहुंच सकता था। मगर भारतवर्ष अफगानिस्तान से श्रिंक होकर के पाकिस्तान तक आया, पाकिस्तान से लेकर श्रिंक होकर आज जहां पर है वहां पर है, और भी श्रिंकिंग की कार्रवाई चल रही है अगर आप इस चीज को रिवर्स नहीं करेंगे तो, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली we have not been revisionist. So I don't think so that we want to be muscular. But भाई मसल तो होना चाहिए, अप्लाई करो चाहे नहीं करो। There are few more important questions, sir. I know समय का अभाव है, but there are few more things I want to discuss with you, like POJK. Whenever we discuss the South Asian region things, or especially when कि अभी situation PM himself talked about this region, वहाँ भी बालोच में जो चल रहा है, वी ऑल नो दैट। तो जब भी पीओजेके की बात होती है, और अभी भी जब हो रहा था, तो एक कॉमन बिलीफ था कि हमें इसको एक्सक्लेड करना चाहिए था, और दिस टाइम हमें उसको लाना चाहिए था। ये सुनो, देखो, वॉर इज द लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, यू नो, ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आपके पास में और तरीके हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जिसको जान नहीं देनी होती है ना, वो ज्यादा बोलता है, इसको पता नहीं है। आपके पास में एग्जाम्पल है ना, यूक्रेन रशिया, इजराइल हमास। इजराइल के पास में पूरी बैकिंग है अमेरिका की, यूक्रेन के पास में पूरी बैकिंग नेटो की है, पूरा पैसा वहां जा रहा है, मगर उसमें कौन मर रहा है? यूक्रेनियन, ठीक है। रशियन फिर भी परसिवर कर जाएंगे। आपको पीओजेके चाहिए, वो मिलेगा, ठीक है। मगर ये कहना कि हम सुबह उठे और बाजार से खरीद के लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। और लड़ाई लड़ लेंगे और से, वो तो चाहिए मिलिट्री मसल, राइट। मगर उस मिलिट्री मसल का तब इस्तेमाल होना चाहिए जब सिचुएशन बिल्कुल राइप हो, ठीक है, विद मिनिमल कैजुअलिटी, मिनिमम एक्सपेंडिचर। जो चीज अचीव हो सके उस पर जाना चाहिए। वो भी टाइम आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो समय आएगा कि पीओजेके ही नहीं, बहुत चीजें हमारी होंगी। सो ये विश्वास आपको भी है। जो अभी सर हाल में ही 1-2 दिन पहले, आई थिंक, जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहे MM नरवणे, उनका एक स्टेटमेंट आया, एंड ही टॉक्ड अबाउट सिंदूर दुर्ग। उनका जो ये स्टेटमेंट था, मैं पढ़ता हूँ कि एक्चुअली ही वाज ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन द हिस्टोरिकल सिंधु दुर्ग फोर्ट बाय छत्रपति शिवाजी जी एंड इंडियाज करेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। तो जो ये कह रहे हैं कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए सिंदूर दुर्ग में, अ मॉडर्न फोर्ट्रेस अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। How do you see? There are 2-3 things in this which he is looking at a defensive maneuver, ठीक है, जिसके अंदर जैसे एयर डिफेंस की वॉल है, एयर, सी, एयर फोर्स, एयर, सी एंड लैंड, तीनों डोमेन के अंदर, स्पेस के अंदर, हर चीज के अंदर एक वो वॉल होनी चाहिए ताकि कोई दुश्मन की चीज भेद न पाए, ठीक है। और
उसमें एक ऑफेंसिव एक्शन भी है बिल्कुल। कि दुश्मन जो भेदने वाली चीज है उसको चलाने से पहले वहां पर धराशायी कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक ही इज टॉकिंग ऑफ दैट फोर्ट्रेस जिसपे अटैक होने से पहले लोगों को काबिज कर दिया। आई नॉट लाइक टू सेकंड गेस, ठीक है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटा सा एंगेजमेंट हुआ है 4-5 दिन का और 88 आवर्स का, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना, बड़ी विचित्र टेक्नोलॉजी चीजें होती हैं। हर एक आदमी दूसरे की टेक्नोलॉजी जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या, आपके पास सामान क्या है, ताकि जब मैं अगली बार आऊं तो मैं आपके दिमाग से बाईपास होके आपकी टेक्नोलॉजी को फेल करके अंदर घुसूं। तो कई चीजें हमारी भी निकली हैं, कई उनकी निकली होंगी। मुझे यकीन है कि हमारे जो देश की सेना के जो टॉप लीडरशिप है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट पीपल वाले हैं, लोग हैं, वो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे होंगे कि दुश्मन की जानकारी हासिल करें, हमारी जो जानकारी निकल गई होगी उसको कवर अप किया जाए, ठीक है, ताकि वो एक जो फोर्ट्रेस था, वो जो कल जो फोर्ट्रेस था वो आज अब नहीं रहा, ठीक है। वह कई चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, वो दोबारा से कवर हो, और जो दुश्मन की फोर्ट्रेस है उस बिकॉज अब वो अपने गैप्स कवर करेगा, ठीक है, उसके अंदर से गैप निकाल करके उसको दोबारा कैसे टारगेट करना है। आपकी मजबूती और उसको अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है कि जो भी है इसमें। नहीं, हमारी भी जो कमजोरियां हमको पता चली ना, हाँ। ठीक है, वो सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। यू हैव टू प्रिपेयर नाउ फॉर टुमारो। जो आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छा कर दिया अभी, थैंक यू सो मच, चलो अभी हम पार्टी करने चलते हैं। फौज में ऐसा नहीं होता है, देयर इज नो डे फॉर टू सेलिब्रेट, ठीक है। यू आर भाई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में जो ऑपरेशन करके आए उसके ऊपर जो कंपनी आती है ऑपरेशन से, वो उसके ऊपर सोती नहीं है, बिकॉज अगला ऑपरेशन के लिए तैयार करना जरूरी होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से, अभी के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात हैं, जो वर्तमान हालात हैं, आप उसको कैसे देखते हैं कि आपके नज़र में जम्मू एंड कश्मीर में अभी क्या सिचुएशन है? 1, 2, इंडिया पाकिस्तान, लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिकली एकदम खराब, ग्लोबली ऑलमोस्ट आइसोलेटेड, जो कि थोड़ा सपोर्ट उसको अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिला है। तो एक पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें आप कैसे देखते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट टुवर्ड्स इंडिया इन कमिंग टाइम बिकॉज ऑफ दिस IWT एंड ऑल, और पाकिस्तान की जो J&K की अभी की क्या करंट सिचुएशन है और ये आगे कैसे? J&K की जो सिचुएशन है, अगेन आज से शांति है, शांत नहीं है, ठीक है। काफी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वहां पर हैं, जो 370 स्टेटहुड और प्री 1953 स्टेटहुड, अगर आप उसको भी दे देंगे तो वो कहेगा नहीं वो तो चलेगा नहीं, मेरे को तो अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। ये जो लीवर है ना, वो पीछे पीछे चलता चला जाएगा, और वो इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि इससे उनको वोट लेना है। एक फ्रिंज सिस्टम, सॉफ्ट सेक्टरिज्म का सिस्टम लेकर के, धर्म के नाम के ऊपर, एक यूनिकनेस के ऊपर चला करके लोग जो वोट की राजनीति है वो वहां पे चलाएंगे। वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, धर्म से ज्यादा खतरनाक वो है, ठीक है, राइट। So that is one part we have to look at. Second is we have to also look at it कि एक जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो एक माइंड का करप्शन होता है, वो एक हमारे सामने चैलेंज रहेगा। और कुछ न कुछ टेररिस्ट की जो घटनाएं हैं, वो अगर कोई ये सोचता है कि जीरो हो जाएगी, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कुछ न कुछ होता ही रहेगा। अमेरिका जैसा बड़ा नेशन जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, वहां पे टेररिस्ट एक्ट होते हैं, और बड़े बड़े किस्म के टेररिस्ट एक्ट हो चुके हैं। 9/11 वाज नॉट अ स्मॉल एक्ट। बहुत ही सिक्योर इनकी एम्बेसीज हैं, बेसेस हैं, सब कुछ है, उनके ऊपर हो गए। इजराइल के ऊपर कितना बड़ा हमला हो गया। आप कितने भी पावरफुल हैं, कितना भी आप कुछ कर लें, आपके ऊपर कुछ ना कुछ सेक आएगा। देश को उसके लिए तैयार होना चाहिए, और उसका रिस्पॉन्स करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रोपोर्शनल पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। यही बताना चाहूँगा। बाकी अगर सही करना है तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन पढ़ाई से, एजुकेशन में डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जितना पढ़ा लिखा दिमाग होता है उतना ही दिमाग और करप्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो आपके लेफ्ट वाले लोग वहां पे आते हैं झोले के साथ में, या कई हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ में 17 साल, 20 साल, 25 साल स्टूडेंट रहते हैं, कई डिग्रियां होती हैं, इनका दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है।
जिस आदमी को रोज रात को जाके रोटी, दिन में जाके रात को अपने घर के अंदर रोटी, जो घोड़े वाला है ना पहलगाम के अंदर, वो रेडिकल नहीं हो सकता, उसकी सोच गलत हो सकती है। मगर जो पढ़ा लिखा आदमी है श्रीनगर के अंदर बैठ करके डिग्री लेकर के, टर्की से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कुछ हमारे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी से, वो बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, जब तक आप अपना एजुकेशन वहाँ का सही नहीं करेंगे, वहाँ का ही नहीं हमारे पूरे देश का, ठीक है, तब तक ये चीज़ प्रॉब्लम कश्मीर को छोड़ दीजिए, हमारे बाकी देश में भी होती रहेगी। एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान? ये देखिए, पाकिस्तान मिलिटरीली ही टू नॉट कम आफ्टर अस, अटैक वगैरह नहीं होगा कि बहुत बड़ा आप समझ रहे हैं कि लड़ाई जंग हो जाएगी, उसके अंदर वो काबिल तभी आज की तारीख में नहीं है। राइट, वन इज दैट। IWT के साथ में वो एक रैली करने की कोशिश करेगा अपनी जनता को और वर्ल्ड ओपिनियन को हमारे खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो गवर्नमेंट है आज की तारीख में वर्ल्ड ओपिनियन के ऊपर ज़्यादा चिंता करती है, और पाकिस्तानी जनता के बारे में सोचेगी वो भी नहीं चिंता करती है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का भी 2-3 दिन पहले एक बहुत ही सही सटीक भाषण था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की जनता को एड्रेस किया। ठीक है, इनडायरेक्टली। हाँ, उन्होंने बोला भाई देखिए, हमें आपसे तो दुश्मनी है नहीं, आप अपने सिस्टम को सही कर लो, मगर ये नहीं हो सकता कि हम आपको पानी देते जाएं और आपका जो सिस्टम है हमारे ऊपर, हमारे खून का पानी खून की नदियां बहाते जाए। आई थिंक एसेंस वाज दिस, राइट। और इसलिए बहुत जरूरी यह है कि ये जो टूल है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, राइट, IWT का। और वो जो चेंज ऑन स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन जिसको मैं बोलता हूँ, जो उनका एक उनकी जो रास्ता जिसमें चलता है पाकिस्तान, वो चेंज होना चाहिए। मगर ये कहना कि पाकिस्तान कुछ हमारे ऊपर खास करेगा, नहीं। इट विल डू अ स्पेक्टेकुलर अटैक, इट बी ओनली अ टेरर एक्ट, जिसके लिए वो किस तरह वो इंजाम देगा, बिकॉज वो तो उसकी नेचर में है। ठीक है, वो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहे तो भी वो करेगा। उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो है, जो उनके यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं वो दूसरे यहाँ पे करने में क्या प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस विल कंटिन्यू टू गो ऑन। हमारे देश को इन सब चीजों को जज्ब करना पड़ेगा। ठीक है, आप हर चीज के ऊपर रो नहीं सकते। ठीक है, अमेरिका को देखो ना, इजराइल को देखो, बिल्कुल सब चल रहा है उनके यहाँ पे, बट देश प्रगति के रास्ते पे चलता है, काम चलता है। रशिया के ऊपर देखो, दे आर फाइटिंग अ वॉर। ठीक है, बट दे कॉल इट इज स्पेशल ऑपरेशन। देश की पूरी हरकतें सामान्य चल रही हैं, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट देश लड़ाई पर है। हमारे देश को भी अगर आपको एक पावरफुल देश बनना है, राष्ट्र बनना है, तो कुछ इसी हिसाब से ये सब जो साथ की जो चुटपुट चलता है, ये आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज आपका नेबरहुड कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, जो छोटे देश हैं आपको भय के साथ हेट करेंगे, और जो थोड़े बड़े देश हैं धर्म के नाम पे आपको देश, और जो उससे बड़े हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप ग्रो करें एज एन आपका इलाका शांत हो। ठीक है, वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आपके साथ में राह में चले, साथ चल के कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। तो एक मैच्योर नेशन को ये सब साथ में लेके चलना पड़ता है ना, यू कांट लिव इन आइलैंड। पांडे सर, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, बट आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वी होप कि हमें आपका समय आगे भी मिलेगा सो दैट वी कैन डिस्कस मोर थिंग्स। और आज के लिए ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।